ये दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 24 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 25 से। अगर इससे पहले वाली क्लासें जो हो चुकी हैं वो आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। इससे पहले वाले चैप्टर्स जो हैं उनकी सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 25 से। इससे पहले हम सवाल नंबर 24 तक कर चुके हैं। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 25। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे क्या होगा, जैसे कि जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 25 में क्या दिया है हमें, हमसे कह रहा है 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता दी है हमें 100 माइक्रोफैरड, जो क्या है 400 वोल्ट तक आवेशित है, यानी उसका विभवांतर दे रखा हमें 400 वोल्ट। इतनी बात हम समझ गए। उसके आगे हमसे कह रहा है यदि इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। हमें एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया है जिसकी हमें पहले धारिता दी है 100 माइक्रोफैरड और उसका विभव हमें दिया है 400 वोल्ट। उसके बाद हमसे कह रहा है जो वो संधारित्र है उसके प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है। फिर जो नया विभवांतर होगा उसका मान पूछा है और ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा वो पूछा है। चलिए हम देखते हैं इसे। सबसे पहले हमें दी है धारिता, तो इसे हम लिखेंगे C1। इसे हम लिखेंगे C1। C1 का मान क्या है 100 माइक्रोफैरड। हमें विभवांतर दिया है 400 वोल्ट, इसे हम लिखेंगे V1। V1 हमें दिया है 400 वोल्ट। फिर हमसे कह रहा प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो नया विभवांतर। हमसे पूछा नया विभवांतर कब, जब हम बीच की दूरी को आधा कर देते हैं। हमसे पूछा है नया विभवांतर। जो नया विभवांतर होगा उसे हम लिखेंगे V2 से, तो यानी हमें V2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें C1 का मान दे रखा है 100 माइक्रोफैरड, तो लिखेंगे हम C1 बराबर 100 माइक्रोफैरड। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D। तो ये एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D का मान हो जाएगा 100 माइक्रोफैरड। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब जब वो संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D, ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। K भी होता है, K तब लगता है जब उनके बीच प्लेटों के बीच कोई माध्यम हो, तो माध्यम तो है नहीं तो K नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो धारिता होती है वो क्या होती है C पर निर्भर करती है, यानी C के व्युत्क्रमानुपाती होती है। C अगर घट मतलब D के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब बीच की दूरी अगर घट गई तो हमारी जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है, और अगर बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो जो धारिता होती है वो घट जाती है, यानी जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अब हमसे ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी को क्या करते हैं हम आधा कर देते हैं। जब प्लेट के बीच की दूरी को हम आधा कर देंगे तो जो धारिता होगी वो भी हमारी चेंज हो जाएगी, जो नई धारिता होगी वो हम निकालेंगे। तो लिखेंगे हम नई
धारिता। नहीं धारिता यानी C2। C2 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D/2। दूरी को क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो D की जगह हो जाएगा D/2। तो ये आ जाएगा 2, दो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D। तो ये एप्सिलॉन 0 A इंटू डी का मान कितना है, 100 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा, तो C2 बराबर हो जाएगा C2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 100। तो ये आ जाएगा C2 बराबर 100 दूनी 200। और ये किस में है, माइक्रोफैरड में है, तो C2 का मान भी किस में आएगा, माइक्रोफैरड में। ये आ गया C2 का मान। अब हमसे कह रहा है कि जो प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है। अब भाई प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है, तो जो प्लेटों पर आवेश होगा उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले भाई दूरी कितनी भी हो, दूरी आधी कर देने से प्लेटों में आवेश के मान पर क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे आवेश का मान, लिखेंगे आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हम समझ गए, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें या कुछ भी कर दें, मतलब आवेश जो होगा वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, हम लिखेंगे आवेश के मान में आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV से Q का मान चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा C1 V1 बराबर C2 V2 पे, या Q1 बराबर कर लो, ऐसे कर लो Q1 बराबर Q2, एंड जो पहले आवेश होगा वही बाद में आवेश होगा, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1, Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। तो ऐसे में लिख दिया। ठीक है, जब आवेश हमारा अपरिवर्तित रहता है तो क्या हो जाता है, C1 V1 बराबर होता है C2 V2 पे। तो C1 का मान क्या दिया हमें, C1 का मान है 100, और ये माइक्रोफैरड में है तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो इधर माइक्रोफैरड और इधर C2 के माइक्रोफैरड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 100 इंटू V1 का मान कितना है 100, नहीं C1 का मान है 100, V1 का मान है 400 बराबर C2 को मान क्या निकाला हमने 200, और V2 का मान क्या करना, हमें V2 का मान निकालना, यानी नया विभवांतर V2 का मान निकालना। तो V2 बराबर हो जाएगा 100 गुणा 400 अपॉन में, ये गुणा में है 95 करेंगे भाग में हो जाएगा 200। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 का गुणा करेंगे तो V2 बराबर आ जाएगा 200। ये आ गया V2 का मान, यानी नया विभवांतर आ गया। फिर हमसे क्या पूछा है, फिर हमसे पूछ रहा है फिर हमसे पूछा है ऊर्जा में परिवर्तन, संचित ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा U का मान हमसे पूछा है। तो परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा U बराबर हो जाएगा U फाइनल अंतर U इनिशियल, यानी जो बाद में होगी ऊर्जा
और जो पहले है उनका जो अंतर होगा वही हमारा ऊर्जा में परिवर्तन होगा। पहले और बाद के बीच में जो अंतर होगा वही हमारा परिवर्तन होगा ऊर्जा में। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर, अब ये कौन सी है फाइनल यानी बाद की, तो हो जाएगी 1/2 C1 V1 का स्क्वायर अंतर। और ये है पहले की नहीं C2, ये बाद की है तो होगी C2 और V2, ये पहले की हुई है तो हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा U बराबर, इसमें क्या करेंगे हम 1/2 कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा C2। अब C2 का मान कितना है 200। अब ये 200 माइक्रोफैरड को हम इसमें कैसे रखेंगे, माइक्रोफैरड को हम चेंज करेंगे फैरड में, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। तो C2 का मान हो जाएगा, अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 को हम लिख सकते हैं, 200 क्या लिख सकते हैं, 200 को लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻2। भाई 2 जीरो हटा के हम 2 घातें लगा सकते हैं, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻2 गुणा 10⁻⁻6। C2 का मान हम ये रख सकते हैं 2 गुणा 10⁻2 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है, ये होगा C2 का मान। V2 क्या है, V2 का मान हमने निकाला है 200, तो 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻2, 2 गुणा 10⁻2 स्क्वायर है। अब 2 गुणा इधर कर ले रहे हैं हम, ठीक है, ये स्क्वायर है तो एक बार ये हटा दो, ठीक है, इधर समझ ले रहे हैं हम, ये 200 है 200, तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻2। अब 2 गुणा 10⁻2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4, यानी हम 200 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 गुणा 10⁻4। ये समझ गए, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है। अंतर 1/2 C1 का मान कितना है 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻2 इंटू V1 का स्क्वायर। तो V1 बराबर क्या है, V1 का मान है 400, 400 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 10⁻2, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4, यानी इसे हम 400 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 गुणा 10⁻4, 16 गुणा 10⁻4। और V1, हाँ ये तो सही है, ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन जो ये है 10⁻2 C1 का मान, इसे हम माइक्रोफैरड में भी चेंज करेंगे, तो ये 10⁻2 है, इसे हम माइक्रोफैरड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻6। तो इसमें माइनस की 6 है ये और प्लस की 2 बचेंगे कितनी 10⁻⁻4। तो ये 10⁻2 की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4। ये हो गया। अब एक बार देखें, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ये C1 क्या था, C1 था 100 और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, ठीक है, 10⁻2 और 10⁻2 ये माइक्रोफैरड में हम फैरड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा हो जाएगा। अब माइनस की 6 प्लस की 2 बचेंगे 10⁻⁻4, वो हमने लिख दी 10⁻⁻4। और V1 का मान था 400, 400 को लिख सकते हैं 4 गुणा 10⁻2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 गुणा 10⁻6। ये हो गया। अब इसे हम हल कर लेंगे और डेल्टा U का मान आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे, ये 10 की पावर प्लस की 2 है, ये प्लस की 4, तो 4 2 6 प्लस की 6 हो गए, ये 6 माइनस की 6 से कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस की 4 है और ये माइनस की 4 है, कैसे हो जाएंगे कैंसिल। तो कितना बचेगा 1/2 कोष्टक 4 दूनी 8 अंतर, ये कितना है 16,
तो 16 ज्यादा है 8 कम है, तो हम 16 में से 8 घटा देंगे, यानी डेल्टा यू बराबर 1/2 कोष्टक 16 माइनस का 8। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर 1/2 गुणा 8 बराबर 4, यानी डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 4 जूल। आंसर कितना आ रहा है? 4 जूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 25। अब हम देखेंगे इसके आगे सवाल नंबर 26। तो जो ये 25 नंबर सवाल है, हमने बिल्कुल आराम से सीखा। ठीक है, और जो मैं समझा रहा हूँ भाई, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ये ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको एक एक बात बिल्कुल आराम से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं वो जरूर करूंगा जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, और बाकी अगर आपको क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और क्लास को अगर हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 26। हम इसी तरीके से बिल्कुल आराम से कुमार मित्तल बुक का एक एक सवाल बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझते हुए एक एक बात को हम देखेंगे। सवाल नंबर 26। 26 में क्या दिया हमें? हमसे कह रहा 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र हैं और तीनों की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे माना संधारित्रों की धारिता। जैसे मैं जो सवाल बताता हूँ वो ऐसे बताता हूँ जैसे आपके एग्जाम में जो सवाल आए, तो आप जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल सेम ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख के करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे माना माना संधारित्रों की धारिता C1 C2 व C3 है और इनका तीनों का मान कैसा है? बराबर है। तो किसके बराबर है? 4 माइक्रो फैरड के। ठीक है, ये हो गया। एक वैद्युत परपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। हमसे ये कह रहा है जो ये 3 संधारित्र हैं C1 C2 C3, इन्हें आप कैसे भी संयोजित कीजिए, यानी कैसे भी जोड़िए। श्रेणी और समांतर क्रम में हमसे कह रहा है आपने कैसे भी जोड़िए, श्रेणी क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में जोड़िए, कुछ श्रेणी कुछ समांतर में, समांतर में श्रेणी, मतलब कैसे भी जोड़िए। इनकी जो तुल्य धारिता बाद में आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 6 माइक्रोफैरड होनी चाहिए। हमसे ये कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो आपको क्या करना होता है ऐसे सवाल में, आपको अपने आप से खुद से सोचना होता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ऐसे सवाल जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से समझ में आएंगे। अब भाई हम ये समझते हैं, जैसे मान लो अगर हम सोचें ये तीनों संधारित्र को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ें तो समांतर क्रम में धारिता क्या होती है? समांतर क्रम में जो धारिता होती है वो होती है, तुल्य धारिता होती है C1 C2 C3। अब एक है 4, हो जाएगी 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये जो तुल्य धारिता टोटल आएगी 4 8 12, यानी 12 हो जाएगी। यानी जो संधारित्र हैं उन्हें हम समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते, एक ये कैंसिल हो गया। अब जैसे मान लो हम इन्हें क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो श्रेणी क्रम में धारिता क्या होती है? होती है 1/c बराबर 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3। एक पहला सवाल हम बिल्कुल आराम से समझेंगे, फिर बाकी ऐसे सवाल आएंगे तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है,
ये हो जाएगा 1/c यानी तुल्य धारिता 1/C1 का मान 4, 1/4, 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 यानी C का मान हो जाएगा 4/3। यानी हम इन्हें श्रेणी क्रम में भी नहीं जोड़ सकते, दो कैंसिल हो गए, यानी हम इन्हें समांतर क्रम में भी नहीं जोड़ सकते और श्रेणी क्रम में भी नहीं जोड़ सकते। अब आप ऐसा करो कि एक को समांतर में करके दो को श्रेणी में जोड़ दो, या फिर दो को श्रेणी में करके एक को समांतर में जोड़ दो। आप ऐसे करोगे और हमें तब तक करना जब उसकी तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड ना आ जाए। अब भाई इधर है तो हम समझ ले रहे हैं भाई, एक एक करके समझ ले रहे हैं। एग्जाम में सवाल आ गया तो आप ऐसे नहीं समझना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। हम क्या करेंगे कि दो संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और फिर इन दो को हम तीसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ के देखेंगे और फिर इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे कितनी आ रही है। ठीक है, ये मान लो है C1 और ये है C2 और ये मान लो है C3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारी तुल्य धारिता कितनी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले C1 और C2 को हल करेंगे, फिर C1 और C2 को जब हल करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक संधारित्र हो जाएगा, इन्हें हम संयोजित कर देंगे तो ये इधर एक संधारित्र बचेगा। फिर ये और ये यानी जो आएगा नया संधारित्र धारिता जो नहीं आएगी वो और C3 हो जाएंगे समांतर क्रम में, फिर इसे हल कर लेंगे तो हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, C1 और C2 को हल करेंगे। तो जो ये संधारित्र हैं वो कैसे हैं, एक के बाद एक है, यानी ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे C1 व C1 व C2 श्रेणी क्रम में। ये तो पता होगा आपको श्रेणी क्रम में, भाई एक के बाद एक है तो कैसा है, श्रेणी क्रम। C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं, अतः तुल्य धारिता। तो जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में दिए हों तो उनकी हम तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं, C बराबर ऊपर गुणा कर देते हैं C1 C2, नीचे कैसे प्लस करके लिख देते हैं C1 प्लस C2। तो C1 का मान कितना है 4 गुणा C2 का मान कितना है 4, C1 का मान कितना है 4 प्लस C2 का मान कितना है 4। तो C बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, अब हम में 4 प्लस 4 यानी 8 बराबर 8 दूनी 16, यानी C का मान आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ये आ गया C, यानी C1 और C2 को जो हमने जोड़ दिया, इनकी तुल्य धारिता कितनी आ गई 2 माइक्रोफैराड। अब क्या करते हैं हम, जो इनकी जगह एक संधारित्र बचा, यानी ये बचा ये हो गया C। इसकी तुल्य धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैराड और ये कितना है C3। अब हम देख रहे हैं जो C और C3 है, इनकी दो की जगह कौन सा एक हो गया, ये C। तो ये C और C3 कैसे हैं, समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे C व C3 समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य धारिता समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है इसे मान लेंगे, इसे हमने C मान लिया तो इसे मान लेंगे C डैश। कैसे क्या होती है, C प्लस C3। इसमें जो होता है वो डायरेक्ट जुड़ जाती है धारिता। ठीक है, तो C डैश बराबर हो जाएगा, C का मान कितना है 2 प्लस C3 का मान कितना है 4, C3 का मान 4। तो ये हो जाएगी C डैश बराबर 4 2 6 माइक्रोफैराड। यही हमसे पूछा था कि इन तीन संधारित्र को हम
कैसे जोड़ें कि इनकी जो तुल्य धारता हो वो 6 माइक्रोफैरड आ जाए। तो हमने क्या किया, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ के फिर उनको तीसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो जो हमारी तुल्य धारता आई वो कितनी आ गई, 6 माइक्रोफैरड आ गई। तो आपको अगर आपको लिखना है इधर तो आप लिख सकते हो कि संयोजन की तुल्य धारता, आप अगर लिख रहे हो तो लिख लीजिए। आप ऐसे लिखोगे कि संयोजन की तुल्य धारता 6 माइक्रोफैरड प्राप्त करने के लिए हमें दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ के फिर उसको तीसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे तुल्य धारता 6 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आप ही लिख दोगे। हम जो ये ऐसे सवाल होते हैं वो हमें खुद से सोचने होते हैं कि कैसे करना और कैसे नहीं करना। आप मन में सोच लोगे कि समांतर करेंगे तो नहीं होगा, श्रेणी करेंगे तो नहीं होगा, पर आप करोगे तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 26। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 27। आपको मेरे हिसाब से क्लास समझ में आ रही है, क्लास में जो भी सारी बातें आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कहीं तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 27। 27 में क्या दिया है हमें, 27 में हमसे कह रहा है 3 माइक्रोफैरड धारता वाले तीन संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाए कि तुल्य धारता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। फिर से हमसे कह रहा है कि तीन संधारित्र हैं, उन्हें कैसे जोड़ा जाए कि उनकी जो तुल्य धारता है वो कितनी हो जाए, 2 माइक्रोफैरड हो जाए। तो फिर से हमें ऐसे ही सोचना होगा। तो हम लिखेंगे, मान लेंगे जो तीन संधारित्र हैं उनकी धारता कितनी है, C1 C2 C3, तो उनका मान बराबर है। तो हमें दिया है C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर कितना है, 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड हमसे कह रहा है इन्हें कैसे भी संयोजित करो, उनकी जो तुल्य धारता है वो कितनी आनी चाहिए, 2 माइक्रोफैरड आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, फिर इसे इन दोनों को फिर तीसरे के साथ हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, ये से हम मान लेंगे C1, इसे मान लेंगे C2, इसे मान लेंगे C3। C1 C2 C3 का मान कितना है, 3 माइक्रोफैरड। अब इसे हम हल कर रहे हैं और देखते हैं कि जो हमसे क्या कह रहा है, इनकी धारता कितनी आनी चाहिए, 2 माइक्रोफैरड। देखते हैं, इसे हल करते हैं, इनकी इसके तुल्य धारता निकालते हैं कितनी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसे हल करेंगे C1 और C2। तो C1 और C2 कैसे हैं, समांतर क्रम में, दोनों एक ही बिंदु पर जुड़े हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं, ये समांतर क्रम में C1 और C2। तो हम लिखेंगे C1 हम लिखेंगे C1 व C2 समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य धारता, समांतर क्रम में तुल्य धारता सीधे सीधे जुड़ जाती है, यानी C का मान आ जाएगा C1 प्लस C2। C बराबर कितना है, 3, C2 बराबर कितना है 3। तो ये आ जाएगा C बराबर 3 3 6 माइक्रोफैरड। ये आ गया C का मान 6 माइक्रोफैरड। आप क्या करेंगे, ये इधर हमारा कौन सा एक संधारित्र बचा, कैसे, इन दोनों को हमने हल, इनकी तुल्य धारता निकाल ली, तो इनकी जगह पे आ गया एक संधारित्र आ गया, और ये हो गया एक, ये कौन सा हो गया C, जिसकी तुल्य धारता हमने कितनी निकाली, 6 माइक्रोफैरड। और ये कौन सा है, ये है C3।
तो हम देख रहे हैं जो सी और C3 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखेंगे C और C व C3 श्रेणी क्रम में हैं, अतः तुल्य धारता। तो इनकी तुल्य धारता कैसे, दो संधारित्र जब श्रेणी क्रम में दिए हों तो उनकी तुल्य धारता कैसे निकालते हैं, इसे मान लेंगे C डैश, ऊपर हम गुणा करके लिख देते हैं और नीचे प्लस करके। तो ये हो जाएगा C का मान कितना है 6 गुणा C3 का मान 3, नीचे 6 प्लस का 3, तो 6 तिया 18, 6 3 9, 9 का भाग देंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी C डैश का मान आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। और यही हमसे कह रहा था नहीं कैसे भी संयोजित करो उनकी तुल्य धारता कितनी आनी चाहिए, 2 माइक्रोफैरड। तो इसकी तुल्य धारता आ गई 2 माइक्रोफैरड। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 27। तो ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता, हमें अपने आप से खुद से हमें सॉल्व करना होता है कि हम क्या करें कि हमें 2 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया सवाल नंबर 27। तो हमने आज 3 सवाल किए और तीनों सवाल को बिल्कुल आराम से उसका एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से क्लियर किया। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, फिर अगर जो भी है आपको जैसी भी क्लास लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए। उससे क्या होता है, कमेंट से पता लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्या है, उसे समझ में आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर क्लास सही लग रही है आपको तो क्लास को लाइक कर दो और हो सके तो शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, सवाल नंबर 27 तक हमने कर लिए। अगली क्लास में हम देखेंगे सवाल नंबर 28 से।